चलिए, स्क्रीन विजिबल है आपको, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है? ठीक है। आज हम बात करने आए हैं यूपी एपीओ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को भी पता चली गया होगा कि नेक्स्ट मंथ में एपीओ की जो वैकेंसी है यूपी एपीओ की, ये अराउंड 100 से 110 या 120 तक जा सकता है। ठीक है, क्लियर? ये लगभग सभी लोगों को पता चली गया है, क्योंकि कल से ही आप लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि सर ये न्यूज सही है या ऐसे ही अफवाह है। हाँ, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि नेक्स्ट मंथ में आ ही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस इसका पता है आप सभी लोगों को, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए, जीएस का पेपर होता है और लॉ का पेपर होता है। ठीक है, जीएस जो होता है इसमें 50 मार्क्स के होते हैं, और लॉ का पेपर जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। क्लियर? पेपर का ड्यूरेशन क्या होता है? तो 2 घंटे का पेपर होता है और 150 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, अब इसमें आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी इसमें बता दिया गया है कि जीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे और कितने मार्क्स के बनेंगे। ठीक है, जैसे पहले लॉ का देख लेते हैं। लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। और जितना हमें लग रहा है, जितना हम उम्मीद कर रहे हैं, अब जो वैकेंसी आएगी उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के साथ साथ न्यू लॉज भी आएंगे, या तो सिर्फ न्यू लॉज आएंगे। तो अब अगर अभी तक आपने न्यू लॉज स्टार्ट नहीं किए हुए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, वरना प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कल के सेशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है न्यू लॉज कैसे पढ़ने हैं, कैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि रिवीजन के टाइम पे आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। अब है सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल है, इसलिए आपको कल का सेशन मिल नहीं पाएगा। ठीक है, जीके जीएस की बात करते हैं। अब जीके जीएस में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि भैया क्या क्या आएगा। जैसे करंट इवेंट पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए। करंट इवेंट प्लस इंटरनेशनल करंट इवेंट जो है ये आपके आएंगे टोटल 10 नंबर के, यानी 10 मार्क्स के। ठीक है, मैं बता दूंगा अभी। सेकंड टॉपिक जो है जीएस से वो आपका आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री आएगा आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, थर्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये अलग से आता है 8 मार्क्स का। ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को अगर आप ऐड कर लें तो इनमें 1-2 नंबर आगे पीछे होकर आपके 8 नंबर के आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं। कभी इको में एक क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया, कभी पॉलिटी में एक क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ये दोनों मिलके आते हैं 8 मार्क्स के, 8 नंबर के। ठीक है, और जीएस से आपके आते हैं 8 नंबर के। टोटल कितने हो गए? 50 मार्क्स। ठीक है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जीके में मिनिमम की बात कर रहा हूँ 35 होने ही चाहिए।
35 से कम आ रहा है तो आप डेंजर जोन में हैं। आप एक बार ये मान के चलिएगा शायद सिलेक्शन ना हो, प्रीलिम्स क्लियर ना हो, क्योंकि देखिए लॉ में तो जितने बच्चे हैं सब लोग स्कोर करेंगे। लॉ कॉलेज में जब से गए हैं, जब से अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो लॉ को अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन जीएस को कोई नहीं देख रहा है। तो आपका मेन एम होना चाहिए कि जीएस पे अच्छे से टारगेट रखें, ठीक है। तो मिनिमम 35 लेके चलिएगा, 35 से 40 तक। क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? इज देयर एनीवन? ठीक है, क्लियर सबको? एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सबको समझ में आ गया है तो। ओके, अब आज का जो ये आपका सेशन है, मैंने बताया था कि यूपी एपीओ के बारे में बताऊंगा और साथ साथ में जीके की डेमो क्लास होगी, ठीक है। तो पहला डेमो क्लास जो है ये आपका आज हम देखने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको तरीका बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे अपने नोट्स बनाने हैं। हाँ जी प्रियंका जी, जुडिशरी में भी यही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। जैसे मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से आपका जो है मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है। कब से कब, क्या टाइम पीरियड है? 1206 5 to 6 तक, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना याद रखिए कि आपके दिमाग में अगर आप कहीं देख लीजिए तो आपको याद आ जाए, रटना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? और जब भी आप हिस्ट्री को पढ़िए, कहानी के तौर पे पढ़िए, तो ये लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री की जब शुरुआत होती है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम लोग। भारत पे एक व्यक्ति आया हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, जो 1175 से 1206 AD तक यहाँ पे जो भी उसको बदमाशी शरारत करना था किया। अब मोहम्मद गौरी जो था, वो जब भारत आया था या आक्रमण किया था, पहली बात तो उसके संतान नहीं थे। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं थे, बेटे नहीं थे, ठीक है। क्लियर? इसलिए जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो ये अपने साथ क्या लेकर आया था? स्लेव, अपने दास को लेकर, अपने नौकर को लेकर आया था, ठीक है। यानी अपने सिर्फ सेना को ही लेकर आया था। भाई इसका कोई बेटा था नहीं, तो इसलिए ये अपने सेना के साथ सिर्फ आया था। इसलिए जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है, अब भाई इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके बाद राजपाट कौन देखेगा? तो इनके सेना के जो लोग थे, जो मुखिया थे, वो सारे लोग देखना शुरू कर दिए, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का एक कमांडर था, जिसका नाम था कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भाई साहब क्या किए? यहीं भारत में रुक गए और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी, ठीक है। बाकी जितने इनकी सेना में लोग थे वो अपना अलग अलग एरिया देख लिए। क्लियर? समझ में आया? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो मोहम्मद गौरी का कमांडर था। क्लियर? चलिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक was the person who started दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में कुछ डायनेस्टीज़ थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर कुछ डायनेस्टीज़ थी। कैसे? अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा तो था नहीं
कि पूरा कार्यकाल जो दिल्ली सल्तनत का चला वो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक का। भाई साहब ये इनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद कोई और आया, उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद कोई और आया। तो इसी प्रकार से कई सारी डायनेस्टीज चली। ठीक है, तो पहले ये सारी डायनेस्टी आप जान। पहला आता है स्लेव डायनेस्टी। अभी आपको एक निमोनिक बताऊंगा, उस निमोनिक से आप सारे डायनेस्टीज को याद कर लेंगे। ठीक है, पहला आता है स्लेव डायनेस्टी, एंड देन खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद आता है सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में आपका लोधी डायनेस्टी। ठीक है, अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि भैया हमने तो गुलाम डायनेस्टी पढ़ा है, कुछ लोग कहेंगे भैया हमने ममलूक डायनेस्टी पढ़ा है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे इल्बारी डायनेस्टी हमने देखा हुआ है। तो भाई पहली जो डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, उसी का नाम गुलाम डायनेस्टी भी है, ममलूक डायनेस्टी भी है और इल्बारी डायनेस्टी भी है। अभी मैं आगे इनकी कहानियाँ भी बताऊंगा कि कैसे इनका नाम गुलाम डायनेस्टी पड़ा, या कैसे ममलूक पड़ा, या कैसे इल्बारी पड़ा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है। देखिए ये सारे जो डायनेस्टीज़ हैं आपको सीक्वेंस में ही याद रखने हैं, तभी पता चलेगा कब किसका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो निमोनिक है सूरज खिले तो सांस लो। लोग बोलते हैं ना, घर पे आपके बोलते होंगे, योगा टीचर बोलते हैं, जिम वाले, सब लोग यही बोलते हैं कि भैया सुबह सुबह जो हवा होती है बहुत ताज़ी होती है, तो सुबह सुबह जब सूरज की किरणें निकले हैं तो क्या करो, सांस लो। सूरज खिले तो सांस लो। सूरज से क्या हुआ, आपका स्लेव हो गया। खिलजी से क्या हुआ, खिले हो गया। तुगलक से आपका तो सैयद से सांस, और लो से लोधी। तो सूरज खिले तो सांस लो। अब आपको सारी डायनेस्टीज याद हो गई कि नहीं, कि भैया पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, एंड देन लास्ट में लोधी डायनेस्टी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपको यही 5 डायनेस्टीज जो हैं वो देखना है। चलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आपको समझ में आया। ओके, ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। अच्छा, कोई बताना चाहेगा स्लेव डायनेस्टी ही क्यों नाम पड़ा। इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी ही क्यों पड़ा। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गौरी का दास था, गुलाम था। दास को क्या कहते हैं, स्लेव कहते हैं, इसीलिए इसका नाम गुलाम भी पड़ा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम ही था एक तरीके से। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ, कुतुब उद्दीन ऐबक। ठीक है, अब आपको ऐसे पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपसे अगर पूछे हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी, तो आप क्या बताओगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। फाउंडर हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, फाउंडर के साथ उसने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को और क्या बोला गया है, तो इनको बोला गया है फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, भाई दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया, तो पहला सुल्तान कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको कैपिटल नहीं, सॉरी फाउंडर नहीं भूलना है, वैसे कैपिटल नहीं भूलना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ रखी, अपनी कैपिटल कहाँ रखी, तो लाहौर में। ठीक है, कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्लियर है। अब इसके बाद ये देखना है
कि भैया ये अपने टाइम पीरियड में क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, एक तो आपको कहानी समझ में आ गई, वो इसके बाद आप ऐसे पॉइंट वाइज अपने नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, रिवीजन के लिए भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार की केवल नींव रखवाई थी। भाई ये दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, उसने अपनी कैपिटल लाहौर में रख दी, तब विभाजन तो हुआ नहीं था इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, अभी आगे भी बढ़ेंगे कि किसने बाद में लाहौर को चेंज करके कैपिटल को दिल्ली कर लिया था। ठीक है, चलिए अभी पॉइंट पे आ जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार बनवाया, लेकिन सिर्फ उसका नींव रखवाया, मतलब फाउंडेशन। जैसे आप लोगों का घर बनता हुआ होगा तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि घर बनने के पहले क्या होता है, पहले ज़मीन को गड्ढा खोद के वहाँ पे नींव डाली जाती है, फाउंडेशन। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुब मीनार की केवल नींव डलवाई थी। ठीक है, फिर उन्होंने भाई साहब बनवाया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। क्लियर। थर्ड, इन्होंने एक बहुत फेमस मस्जिद बनवाई जिसका नाम है कुवैत उल इस्लाम। कुवैत उल इस्लाम, ये जो मस्जिद बनी थी, ठीक है, ये जो मस्जिद बनी है वो संस्कृत यूनिवर्सिटी है आपकी, संस्कृत यूनिवर्सिटी। हालांकि ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपके एडिशनल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, उसको तोड़ के बनाया गया था। ठीक है, और साथ साथ 27 हिंदू और जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके बनाया गया था। अभी विजिबल है आप लोगों को? ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलिए क्या बात कर रहे थे कि इन्होंने क्या क्या बनवाया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुब मीनार वॉज बोल्ड। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैया तो फिर वो कौन व्यक्ति था जो कुतुब मीनार को पूरा किया। तो अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जिसकी राज आएगा उसका नाम है इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश का कार्यकाल आता है तो इल्तुतमिश सबसे पहला काम क्या करता है, कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। ठीक है, अभी जब हम इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे तब हम समझेंगे उसने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या किया था। अभी हम देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का निक नेम क्या था, लोग उसे किस नाम से बुलाते थे, लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों, क्योंकि भैया ये लाखों में उस समय जो भी सोने चांदी होते थे, पैसे होते थे, उसको डोनेट करता था, राज्य में बंटवा देता था, इसलिए वहाँ की जनता इसे लाख बख्श कहती थी। और ये लाख बख्श
सबसे पहले इनको किसने बोला? तो वहाँ के जो मुस्लिम राइटर थे, मुस्लिम राइटर थे। अब देखिए, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, उसने ये नहीं पूछा कि लाख बख्श किसका नाम है, क्योंकि सबने ये पढ़ा हुआ है कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दूसरा नाम था वो था लाल बख्श। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया गया लाख बख्श सबसे पहले किसने बोला? तो वहाँ के मुस्लिम राइटर ने। अब इतना डेप्थ में जाके कोई देखा ही नहीं, उनको लगा यूपी जुडिशरी का पेपर है, क्रीमी लेयर हम पढ़ लें, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब जो जुडिशरी के एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, उसमें जीएस जो है वो स्टेट पीसीएस लेवल पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ जीएस का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा लीजिए और घटना चक्र ले लीजिए, जिससे आप स्टेट पीसीएस के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करिए। ठीक है, कुतुब मीनार की डेथ कैसे होती है? इनकी डेथ होती है पोलो खेलते हुए। पोलो, पोलो को बोलते हैं चौगन। ठीक है, चौकन, सॉरी चौकन, नॉट चौगन। ठीक है, अब ये पूछा गया था भैया ये जब पोलो खेल रहे थे तो उस घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था शुभ्रक। क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके, चल। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्र हैं उनका नाम है आराम शाह। जैसा नाम वैसा काम, आराम शाह सिर्फ आराम करते ही रह गए। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 8 महीने ही राज किए और वहाँ की जनता इन्हें एक्सेप्ट नहीं की। एग्जैक्टली, वहाँ की जनता इन्हें एक्सेप्ट नहीं की। फिर क्या हुआ? इनकी जहाँ इल्तुतमिश आ गए। क्लियर? कोई ऐसा जिसको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट जो ना समझ में आया हो? देखिए, आज की क्लास में हमने देखे कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कैसे होती है, किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली भी बोला गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल जो थी वो कहाँ रखी? लाहौर में। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्यकाल में क्या क्या बनवाया। तो कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार इन्होंने पूरा नहीं बनवाया, सिर्फ उसकी नींव ही डलवा पाए। क्लियर? कुतुब मीनार क्यों बनवाना चाहा? तो ये अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जो कि अजमेर में है, और लास्ट में इन्होंने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम है कुवैत उल इस्लाम। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही याद में इन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी। बाद में इल्तुतमिश आता है, फिर वो कुतुब मीनार को पूरा बनवाता है, वो हम इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में अभी देखेंगे। इनका दूसरा नाम क्या था? तो लाख बख्श। क्यों लाख बख्श? क्योंकि ये लाखों के जो हीरे जवाहरात रहते थे या जो सिक्के होते थे वो डोनेट करते थे। लाख बख्श इनको सबसे पहले किसने बोला? तो वहाँ के मुस्लिम राइटर ने। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे होती है? डेथ हमेशा याद रखिएगा, पोलो खेलते हुए। पोलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? चौकन। जिस चौकन से खेल रहे थे, जिस पोलो से खेल रहे थे, उस घोड़े का क्या नाम था? शुभ्रक। घोड़े का नाम आपको क्यों याद रखना है या क्यों बता दिया मैं? क्योंकि भैया लास्ट ईयर हाँ शायद एमपी पीसीएस में ये पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई थी वो पोलो खेलते हुई थी, तो एग्जामिनर आपसे इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और पूछ लिया कि भैया उसने अपने घोड़े का क्या नाम रखा था? तो शुभ्रक। ठीक है, इनके पुत्र हैं आराम शाह। ये भाई साहब सिर्फ 8 महीने राज कर पाते हैं और वहाँ की जनता इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती है, क्योंकि ये सिर्फ मौज मस्ती अपने नाम के हिसाब से काम करते थे। ठीक है, बाद में इनको इल्तुतमिश गद्दी से हटा के खुद पे बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? इज देयर एनीवन?
समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू। तो गाइज ये थी आज आपकी पहली डेमो क्लास। कल से 7 सितंबर से आपकी यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी और जैसा कि आपको पता है बिहार एपीओ भी आने वाला है, ठीक है। तो इन तीनों की जो जीएस की क्लास है वो 7 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आज की लाइव क्लास में आपको बढ़ाया गया है वैसे डेली की लाइव की क्लास चलेगी। जो भी सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया है यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, प्लस करंट अफेयर, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आपको ये क्लास समझ में आई है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बैच में इनरोल कर सकते हो। कल से आपकी जीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या तो फिर सेशन को यहाँ पे एंड किया जाए। ओके, इस क्लास की फीस कितनी रहेगी? हाँ ठीक है, फीस बता दे रहा हूँ। कंप्लीट जो कोर्स है वो आपका है 5000 में, ठीक है। कितने दिन की क्लास रहेगी ये? देखिए, हमारा टारगेट है 45 डेज़ की क्लास है, और डेली तो वन टाइम पेमेंट करनी है या इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं? भाई 5000 से फीस है, क्या इंस्टॉलमेंट। खैर आप लोग ये सब बात व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। डेली 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। 1.5 आवर की क्लास होगी। 45 डेज़ हमारा टारगेट है। 45 डेज़ में हम जी के जी एस को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल लॉ डिक्शन ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।